बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान मसले के ऊपर OIC की हंगामी कॉन्फ्रेंस कितना नतीजा खेज़ होगी, कितना मौसर और मददगार साबित होगी ये कॉन्फ्रेंस। और सवाल यहाँ पर ये उठता है कि दुनिया क्यों अलग थलग है इस तमाम सूरत हाल में, और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से जो इसके मकासद हैं क्या वो हासिल किए जा सकेंगे, और दुनिया की तवज्जो जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ मबजूल करवाई जा सकेगी और किस हद तक करवाई जा सकेगी। पाकिस्तान इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए और अफगानिस्तान का जो बढ़ता हुआ दबाव है और बहरानी कैफियत है उससे निपटने के लिए कितना तैयार है। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी कल अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू दिया और उन्होंने बात की कि अमेरिका जो है वो सदमे में है और अमेरिका को गम गुस्सा है कि किस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत आ गई, और इस तमाम सूरत हाल तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कितना असर पड़ेगा और पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात में कितनी कशीदगी आएगी। जबकि उन्होंने सियासत के अंदर हवाले से भी बात की और मुल्क के अंदर दाखिली सियासत की भी बात की, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करप्शन है और मैं करप्शन फ्री पाकिस्तान का ख्वाह हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2 करप्ट जमातें जो हैं वो पाकिस्तान में राज करती रहीं और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर करप्शन को फ़रोग़ दिया है। पाकिस्तान में करप्शन से बचाना चाहते हैं पाकिस्तान को। साथ ही ज़िमनी मार्कों की भी बात करेंगे। NA 206 खानेवाल का मार्का आपके सामने है और नून लीग जीती है इसमें दोबारा से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में किस हद तक वापसी हुई है और तहरीक इंसाफ के लिए कितना बड़ा ये लम्हा फिक्रिया है। और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में कल बल्दियाती मैदान सजने वाला है, तो इस दंगल में जीत किसकी होती है ये पता चल जाएगा। इन तमाम मौज़ूआत का आज के प्रोग्राम में अहाता करेंगे और ब्रेक पर जा रहे हैं। वापस आएंगे तो OIC की हंगामी कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे और जनाब ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, OIC की हंगामी कॉन्फ्रेंस और अफ़गानिस्तान की बदलती बिगड़ती सूरत हाल, इस पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तज्ज़ियाकार हैं और अफ़गान अमूर को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैगम खान साहब वक्त देने के लिए। सर, ये फरमाइएगा, अफ़गानिस्तान का मसला और OIC की हंगामी कॉन्फ्रेंस कितना नतीजा खेज़ हो पाएगी और कितना मददगार और मुआवन साबित होगी अफ़गानिस्तान के बहरान को रोकने के लिए? पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक वेट था वो मुसलसल कम हुआ है। तो सारी दुनिया इस वक्त इकानमी को तरजीह देती है। जो हमारे स्टांच फ्रेंड्स हैं, आप देख रहे हैं उनकी भी जो नई पॉलिसियां बन रही हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब जो OIC को लीड करता रहा है, लीडिंग एक कंट्री है, उसने आपने देखा किस तरीके से अपनी पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अपनी इकानमी के अराउंड जो है वो अलाइन किया है। इस तरीके से दुबई, UAE को आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी सारा उस लिहाज से भी अंडर प्रेशर आया। हमें सपोर्ट जो मिलनी चाहिए थी कश्मीर के मौके के मसले पर, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की थोड़ी सी तलखी भी सऊदी अरब से पैदा हुई जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। उससे पहले FATF के मसले पर हमें सिर्फ तुर्की और चीन की सपोर्ट रही और वो भी बाज़ जगहों पे सपोर्ट जो है वो कंडीशनल हो जाती थी। तो पाकिस्तान की इस वक्त एक कोशिश जो है और जो होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान इस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से बाहर निकले और जो पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम मसाइल हैं इस वक्त, उस वक्त वो उस पे दुनिया की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करे। तो एक जो पाकिस्तान का एक एंट्री पॉइंट है और पाकिस्तान इस वक्त जिस मसले से निपटने की कोशिश कर रहा है वो अफगानिस्तान का है, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा नेबरहुड है और अफगानिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होता है और अगर वहाँ भूख और कहत की सूरत हाल जो है वो जन्म लेती है तो उसका सबसे पहले और सबसे बड़ा असर ज़ाहिर पाकिस्तान पर पड़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा यहाँ रेफ्यूजीज आ सकते हैं, हमारे लिए बहुत से मसाइल खड़े हो सकते हैं। अफगानिस्तान फिर से दहशतगर्दी की आमाजगाह बन सकता है। एक तरफ तो ये हमारा बड़ा मसला इस वक्त फौरी तवज्जो जो चाहता है, और दूसरी तरफ वो ममालिक जिनके साथ हम एक्सक्यूज गुज़श्ता 50 साल से अपने रिलेशंस कल्टीवेट करते रहे हैं, जिनसे हमारी गहरी दोस्ती है, यानी मुस्लिम कंट्रीज़, तो उन तक रीच आउट करने के लिए एक अच्छी कोशिश है। अगरचे OIC अब कोई बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं रहा, मुस्लिम ममालिक के अंदर भी आप देख रहे हैं कि एक टग है, एक स्ट्रगल है। सर इसी OIC की इफेक्टिवनेस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन आपने अफगानिस्तान के मसले की बात की। अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो गंभीर होती जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अफगान तालिबान के टेक ओवर के बाद किस तरीके से आप देख रहे हैं अफगान इंतज़ामिया के किरदार को, और साथ ही साथ कितनी लचक आई है उनके नज़रियात में और उनके सियासी मामलात में?
देखिए, दावा तो उनका यही रहा है कि हम अब वो वाले अफगानिस्तान नहीं रहे, अब वो वाले तालिबान नहीं रहे जो पहले थे और जिन्होंने सारी दुनिया को नाराज किया था। हम बहुत बदल चुके हैं, हम बहुत सीख चुके हैं, हम बहुत मॉडरेट हो चुके हैं और बहुत से हवाले से आपको उनमें वो मॉडरेशन नजर भी आई है, लेकिन बहुत सी जगहों पे आपको उनमें रिजिडिटी भी नजर आ रही है और ये रिजिडिटी बहुत सी बेमौका भी है। मिसाल के तौर पर ख़वातीन के मामले पर उनकी रिजिडिटी है, वो उनकी अपना जो पुराना जो 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 सिचुएशन थी उससे तो बहुत बेहतर है, लेकिन जो दुनिया उनसे चाहती है और जो इवन जो इस्लामी मुल्कों के स्टैंडर्ड हैं, जो एक बहुत रिवायती इस्लामी मुल्कों के भी स्टैंडर्ड हैं, उनसे भी बहुत पीछे हैं। तो ख़वातीन पर अगरचे उन्होंने कहा है कि हम पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो वहां पर नहीं आए जहां पर उनके स्टैंडर्ड्स बाकी दुनिया को एक्सेप्टेबल हों या मुझे आपको भी फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेबल हों कि बच्चियों को सेकेंडरी स्कूल में जाने से मना करना, ये तो कोई आपकी मेरी तो इस्लामी तशरीह में तो ये नहीं आता ना। सब पे जो है इसी तरह ख़वातीन को काम करने से अभी तक उन्होंने बड़ी हद तक रोका हुआ है। बाज़ जगहों पे इजाज़त दी है जहां वो समझते हैं कि ख़वातीन जो है जिन एरियाज़ में उनके नज़दीक ख़वातीन काम कर सकती हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं दी है। तो उसके साथ साथ जो दूसरा मुतालबा जिस पर वेस्ट अभी तक बहुत कायम है, वो उस पर है जिस पर मुज़ाकरात के दरमियान में, मुज़ाकरात के दौरान में अमेरिका और तालिबान की एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी और वो अंडरस्टैंडिंग अशरफ गनी साहब के फरार होने की वजह से खराब हो गई थी। वो ये थी कि तालिबान जो हैं वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने में मदद करेंगे। इसमें तो हामिद करज़ई साहब के बयानात भी सामने आए हैं। जी जी, यही उन्होंने हामिद करज़ई साहब ने यही वजाहत की और ये बात तय है कि ये जो मामला खराब हुआ वो अशरफ गनी के भाग जाने की वजह से हुआ, ये बात तो तय है। इसमें तो मतलब वेस्ट वाले लोग भी कह रहे हैं, लेकिन जाहिर एक चीज सेटल तो हुई थी ना। अमेरिका तो यही तवक्को कर रहा था कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी और वो अभी तक इस बात पे कायम है। अगर ये जो मुतालबा है उनका, ये बड़ा एक लिहाज से अजीबो गरीब भी है कि क्योंकि वो चाहते हैं कि जो दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस जो तालिबान के आने से पहले मौजूद थी उन सबको इक़्तिदार में हिस्सा मिले। अब ये चीज़ है जो तालिबान के लिए बहुत ही नाकाबिले कबूल है, लेकिन वेस्ट को ये भी काबिले कबूल नहीं है कि सिर्फ तालिबान खुद से एक गैर जमहूरी तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा रखे और हुकूमत करें। तो ये सर आपने रिजिडिटी की बात की, थोड़ी सी अब ओआईसी की इफेक्टिवनेस पे भी बात करते हैं और रिजिडिटी की भी बात करते हैं। मैं दोनों को मर्ज करना चाह रहा हूं कि ओआईसी की इफेक्टिवनेस उस तरीके से नहीं है, जितने भी ममालिक इसके अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर कहा जाता है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका का और मगरबी ममालिक का असर और रसूख है और ये कॉन्फ्रेंस वज़ीर ख़ारजा की बुलाई गई है। अब सर ये बताइएगा कि कितना असर रखती है ये कॉन्फ्रेंस और कितना असर ये डेवलप कर पाएगी अफगान तालिबान की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, अफगानिस्तान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। और साथ ही साथ जो आपने रिजिडिटी की बात की, तो अफगान तालिबान के अंदर मजीद लचक लाने के लिए ये कितनी इफेक्टिव हो सकती है? जी देखिए, जब हम उम्मा की बात करते हैं, हम समझ लें कि उम्मा क्या है, ये उम्मत क्या चीज है और क्यों ये एक पॉलिटिकल ब्लॉक नहीं। देखिए, ये एक कम्युनिटी ऑफ फेथ है, ये ऐसी ममालिक का और ऐसे लोगों का गिरोह है जो एक मजहब पर, एक अखलाकी निज़ाम पे यकीन रखते हैं। ये एक बहुत अच्छा और एक बहुत बड़ा बॉन्ड है कि इसकी वजह से हम इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे को मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, एक दूसरे से लोग शादियां कर सकते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये पॉलिटिकल बॉन्ड नहीं है। ये जो दौर है आज का, ये नेशन स्टेट का दौर है। ये ऐसा दौर है जिसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कौमी रियासत है, और जब कौमी रियासत के मफाद की बात आती है तो फिर हर चीज़ पीछे रह जाती है। तो जाहिर है इतने बड़े बहुत से मुल्क हैं तो उनके कौमी मफादात फ़र्क हैं और कौमी मफादात उनके टकराते भी हैं और अलग अलग ब्लॉक्स भी बनते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा जैसे सऊदी अरब का जो टकराव जो है वो आ गया था, आप देखें खलीजी कुछ मुल्कों के साथ ही, तो किस तरीके से कतर के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि कतर को किस तरीके से सऊदी अरब ने, यूएई ने किस तरीके से सनब किया, किस तरीके से ट्रीट किया। हालांकि ना सिर्फ मुस्लिम मुल्क है बल्कि वो इस्लामी मुल्क भी है और एक कैंप में भी सारे शामिल हैं, लेकिन जब थोड़ी सी पॉलिटिकल डिफिकल्टी आई तो कैसे उन्होंने एक दूसरे के साथ बिहेव किया, क्योंकि उनके नेशनल इंटरेस्ट उस वक्त मर्ज नहीं कर रहे थे। अब ये तो बात है, ये एक हकीकत है और ये हकीकत रहेगी। आपको ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि जो इस्लामी मुल्क हैं वो एक ब्लॉक बन के किसी चीज पे एक इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन
یہاں پہ کیا اہمیت ہے؟ ایک تو اہمیت یہ ہے کہ پاکستان کو سب کو ریچ آؤٹ کرنے کا موقع ملا ہے، بانڈ بہتر بنانے کا موقع ملا ہے، اور ایون ایز اے کمیونٹی آف فیتھ یہ بات تو بنتی ہے نا کہ ایک ملک میں جو مسلمان ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں، ان کو سٹارویشن کا خطرہ ہے، ان کی زندگی کا خطرہ ہے. تو یہ صرف پولیٹیکل کرائسس تو نہیں ہے، یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بھی ہے. اور جب ہیومینیٹیرین کرائسس کی بات ہے تو وہاں پر اگر ویسٹ اتنی مدد اس وقت بھی دے رہا ہے، کر رہا ہے، اتنا کچھ پلیج کیا ہے، ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالر امریکہ نے بھی پلیج کیے ہیں، یورپ نے بھی پلیج کیے ہیں، تو ظاہر ہے مسلم ممالک کا بھی ایک رول بنتا ہے کہ ان کے ہم مذہب لوگ جو ہیں وہ جس انسانی کرائسس سے دوچار ہیں اس میں وہ آگے بڑھیں. اور پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا ایفرٹ بھی یہ ہے کہ افغانستان میں پیدا ہونے والے انسانی بحران کو، انسانی المیہ کو روکا جائے. اس لحاظ سے میرے خیال ہے کچھ پلیجز مل سکتی ہیں افغانستان کو، پاکستان کی وساطت سے کچھ امداد مل سکتی ہے. پھر یہ ہے کہ افغانستان کو اپنا کیس جب کہنے کا موقع ملے گا، آپ کو پتہ ہے ان کے وزیر خارجہ متقی آ چکے ہیں، تو ایک جب دو طرفہ بات ہوگی، جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ کیا او آئی سی ان کو ماڈریشن کی طرف لا پائے گی، تو ظاہر ہے ایک مسلمان ملکوں کے طور پر ان سب ملکوں کا اخلاقی دباؤ تو ہے نا کہ بھائی دیکھو ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، تم کون سے کوئی مطلب انوکھے مسلمان ہو. ہم وہ ملک ہیں جہاں پہ کعبہ ہے، جہاں پہ مدینہ ہے، جہاں پہ سارے اتنے بڑے بڑے اسکالرز موجود ہیں. اگر ہم اسلام کو اس طرح سمجھتے ہیں، ہماری یہ تشریح ہے، تو آپ کون سی نئی تشریح لے کر آ گئے ہو جس میں آپ اس طرح کا جبر کر رہے ہو خواتین پر، یا آپ کے جبر کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے اقلیتوں کو. تو یہ وہ معاملہ ہے جو میرا خیال ہے ایک ماڈریشن کی بیسٹ ایفرٹ تو بنتی ہے نا کہ جب ایسے پلیٹ فارمز ان کو کہا جائے گا تو ان کو سننا تو پڑے گا نا. تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک ماڈریشن کا بھی موقع ہے، افغان ایک طالبان کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ اپنا کیس پیش کریں، اور جواب میں پھر یہ ملک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام آپ کرو، تو تب آپ کے لیے راستہ کھل سکتا ہے ڈپلومیٹک آئسولیشن سے نکلنے کا. اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا، پاکستان کا کردار اس تمام صورتحال میں بہت اہم ہے. افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، امریکہ فارن ریزروز ریلیز نہیں کر رہا، غذائی بحران شدید ہوتا چلا جا رہا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے ورنہ مسائل بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ پاکستان پر کتنا دباؤ بڑھ سکتا ہے اس تمام صورتحال میں، اور پاکستان کتنا تیار ہے، کتنا متحمل نظر آتا ہے آپ کو؟ میرے خیال ہے جتنا دباؤ بڑھنا تھا وہ بڑھ چکا ہے. ایک تو دباؤ کا بالکل خطرہ موجود ہے، اور پہلے تو خطرہ بہت ہی زیادہ تھا. وہ یہ تھا کہ سارا بلیم جو ہے وہ اس سچویشن کا آ کے پاکستان پہ گرے گا، تو پاکستان کو بہت خطرہ تھا. لیکن ہمیں بھی اشرف غنی صاحب نے بچا دیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا، اور دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان بڑی حد تک ٹھیک بھی بات کر رہا تھا. پاکستان تو کئی سال سے کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی آپ ہٹو گے تو یہ رجیم بچنے والی نہیں ہے، یہ انپاپولر ہے، یہ فوج لڑنے والی نہیں ہے، یہ کھڑی نہیں ہوگی. تو افغانستان اس وقت جو ہے وہ امپلوڈ کیا ہے، اندر سے پھٹا ہے، باہر سے تو کچھ نہیں ہوا. پاکستان کی ضرورت تو نہیں پڑی اس وقت، تو وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکا. اس کا مطلب ہے جو مغرب نے پورا سیٹ اپ بنایا تھا وہ ریت کی دیوار تھی جو گر گئی. تو پاکستان کا میرے خیال ہے جو ورسٹ کیس سینیریو تھا وہ تو چلا گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹ کو اور امریکہ کو اگر دیکھیں، افغانستان سے اگر کچھ نہ کچھ ڈیل کرنا ہے، اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرنا ہے، دہشت گردی کو روکنا ہے، تو پاکستان کے علاوہ تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. اچھا سر میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں آخری پوائنٹ آپ سے لینا چاہوں گا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو بھی دیا، اور بڑے مشہور ہیں ان کے انٹرویو عالمی میڈیا کو جو بھی دیے جاتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ اس وقت مکمل صدمے میں ہے، اور افغان حکومت کے وہاں پر کسی قسم کی مزاحمت نہ کرنے کا غم و غصہ بھی امریکہ میں پایا جاتا ہے. اس قسم کے جو وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کے بیانات ہیں وہ کیا اثر رکھیں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اوپر؟ کیونکہ ایبسلیوٹلی ناٹ کی بھی سچویشن آپ کے سامنے ہے، اور صدر بائیڈن کے حوالے سے بھی جو بیانات دیے گئے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. میرے خیال میں یہ بات بہت ہی افسوسناک ہے. آپ یہ دیکھیے، جب آپ دنیا میں کسی باہر کے بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل لینگویج میں بات کرتے ہیں نا، انگریزی میں، فرینچ میں، یا اس کی زبان میں. اسی طرح جب دنیا میں حکومتیں ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں تو وہ ایک لینگویج استعمال کرتی ہیں جس کو ڈپلومیٹک لینگویج کہتے ہیں. اس میں چھوٹے چھوٹے لفظ کو تولا جاتا ہے کہ وزارت خارجہ نے یہ بات کہی تو اس کا کیا مطلب ہے، کیا اشارہ دیا گیا. فلاں وزیر اعظم نے فلاں ملک کے بارے میں یہ بات کہی تو اس میں کیا اشارہ دیا گیا. ایک زبان وہ ہوتی ہے جو آپ کی میری ہے، جو پولیٹیکل اینالسٹ کی زبان ہے، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ کی زبان ہے، جو سیکیورٹی اینالسٹ کی زبان ہے.
پرائم منسٹر جو ہے وہ کمنٹیٹر تو نہیں ہے, جی وہ اینالسٹ تو نہیں ہے, وہ اس وقت پاکستان کے سربراہ ہیں اور وہ جو کچھ بولتے ہیں پاکستان کے بہاف پہ بولتے ہیں. میرے خیال ان کے بہت سے جو سٹیٹمنٹس ہیں انہوں نے معاملات بہت خراب کیے ہیں. آپ نے جن سٹیٹمنٹس کی بات کی وہ بھی ہے, لیکن آپ یہ یاد رکھیے جو بہت ہی انہوں نے خطرناک بیان کیا جس میں انہوں نے بعد میں صفائی دینے کی بھی کوشش کی, لیکن میرا نہیں خیال کہ صفائی زیادہ کام آئی ہوگی. وہ یہ تھا کہ افغانستان نے جو ہے وہ غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالی ہیں. اب وہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ تھا جس کو آپ اینٹی امریکن سٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا اس امریکہ میں اس سٹیٹمنٹ کو بہت دہرایا گیا, جی سینیٹرز نے اپنی تقریروں میں اس کو دہرایا. تو میرا خیال ہے وزیر اعظم کو ان کی پوری گورنمنٹس کو اپنی کمیونیکیشن پر نظر ثانی کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے پاکستان کی جو ڈپلومیٹک سپیس ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. صحیح, بہت شکریہ زیغم خان صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کے تجزیے کا, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انٹرویو کے اوپر مزید بات کریں گے کیونکہ انہوں نے کچھ سیاست کے حوالے سے بھی بیانات دیے ہیں. تو یہاں پر بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا انٹرویو جو انہوں نے الجزیرہ ٹی وی کو دیا, اور انہوں نے سیاسی محاذ پر بھی بہت سی باتیں کی ہیں سیاست کے حوالے سے, اور انہوں نے کرپشن کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں کی. تو سیاسی محاذ پر گفتگو کرنے کے لیے جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو آپ سے یہی سوال ہے, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا انٹرویو آپ نے بھی سنا ہوگا, دیکھا ہوگا. انہوں نے کہا کہ سیاست میں پیسہ بنانے نہیں آیا بلکہ ایک مشن کے تحت آیا تھا. دو پارٹیوں کو بھی انہوں نے برا بھلا کہا, پیپلز پارٹی کو بھی انہوں نے برا بھلا کہا, اور کہا جی کہ کرپٹ عناصر بہت زیادہ اس ملک میں جمع ہو چکے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا سر کہ ہماری پارٹی کے اندر بھی اگر کوئی کرپشن کرے گا تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. سوالات بہت سارے ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب جو احتساب کے بیانیے کو لے کر چل رہے ہیں اور احتساب کی بات کرتے ہیں اور اپنی پارٹی میں کرپشن کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی بات کرتے ہیں, کس حد تک وہ آج تک کارروائیاں کر پائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے 20-25 سال سے جو ساری سٹرگل ہے, ان کا مین سلوگن تو یہی ہے کہ پاکستان میں جو کرپٹ اشرافیہ ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. یہ تو ہم ان کو کریڈٹ دیں کہ ان کے پچھلے یہ 3.5 سال میں گو کہ نیب اس طرح ان کی ڈائریکٹلی کنٹرول میں تو نہیں ہے. اب وہ علیحدہ بات ہے کہ چیئرمین نیب کا جو تعیناتی ہے اس پہ اب نیا قانون آ گیا ہے, لیکن نیب نے بالکل ایمانداری کے ساتھ پچھلے 3.5 سال میں جتنی کرپٹ اشرافیہ خاص کر ان دو پولیٹیکل پارٹیز کی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, ان کے جو لوگ ہیں ٹاپ پوسٹ لوگ لیڈر, ان کو بالکل وہ ریفرنسز دائر ہوئے ہیں, ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہوئی ہیں. اور اب تو لیٹسٹ تو میں سمجھتا ہوں ایف آئی اے نے بڑی ایک کامیابی دکھائی. ایف آئی اے یس وہ از ڈائریکٹلی انڈر دی پرائم منسٹر فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو, اور ایف آئی اے نے میں سمجھتا ہوں کہ جو 7 والیوم شہباز شریف صاحب کے اور حمزہ شہباز ان کے جو منی لانڈرنگ کا پورا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا ہے, یہ بھی اپنا پریز وردی ہے. یہی وہ چاہتے ہیں. دیکھیں اس کے آگے جو ہے نا جب عدالت ہی آ جائیں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ پرائم منسٹر عمران خان وہ مجھے بے بس لگتے ہیں, کیونکہ جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اس میں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا جوڈیشل سسٹم از دا بگیسٹ ہرڈل ٹو اکاؤنٹیبلٹی ان پاکستان. اب وہ جب تاریخی پہ تاریخیں پڑھنی شروع ہو جائیں, بیل پہ بیل ہو جائے, پری ارسٹ بیل جو ہے وہ ایکسٹینڈ پہ ایکسٹینڈ ہوتی جائے اور لوگ پکڑے نہ جائیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں اس پہ عمران خان صاحب ڈائریکٹلی ہم ان کو ذمہ دار نہیں کہہ سکتے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز آئیں تاکہ یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں جس سے یہ کرپٹ اشرافیہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, یہ جو لوپ ہولز ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں, ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. تو دیکھتے ہیں اگلے 1.5 سال میں وہ یہ جوڈیشل ریفارمز اور یہ تمام چیزیں لانے میں کامیاب ہوتے یا نہیں. ہاں ایک بات ہے جو کہ میں عمران خان صاحب کے خلاف ان دا سینس ان کی گورنمنٹ کو ہولڈ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں فروغ نسیم صاحب نے کتنے عرصے مہینے پہلے کہا ہوا ہے کہ جی ہمارے جو ہم 30 نئی احتساب عدالتیں لانے میں سو ایز پر دی سپریم کورٹ ڈائریکٹر وہ ہم لے کے آ رہے ہیں, اور جناب بس ججز ہی فائنلائز ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ان احتساب عدالتوں کے. لیکن اب سپریم کورٹ کے ڈائریکٹرز کو بھی اب تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں موجودہ چیف جسٹس صاحب, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ عدالتیں آن گراؤنڈ ابھی تک نہیں آئی ہیں. مقصد ان کا کیا تھا کہ سپیڈی ٹرائلز ہوں, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہوں,
ताकि ये जो इन्होंने डिले और ड्रैग वाली जो उनकी पॉलिसी है, हिकमत अमली है करप्ट अशराफिया की, वो जो है उसको टैकल किया जाए, उसको काउंटर किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा। और दूसरा मैं ये भी बरगेडी साहब, ये अदालती निज़ाम एक अलग मौजू है। मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगा कि उन्होंने करप्शन की बहुत ज़्यादा बातें की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने के इंटरव्यूज़ जो हैं वो आलमी मीडिया पर बहुत ज़्यादा मशहूर भी होते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने बीबी शहीद का नाम भी लिया और नवाज शरीफ ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान जो हैं उन तक के तमाम की बात भी की। वो तो हमेशा ही करते रहते हैं, लेकिन बार बार ये करप्ट कहना और आलमी मीडिया पर इंटरव्यूज़ में बार बार इस करप्शन का जिक्र करना क्या तासुर देता है दुनिया को कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर करप्शन है, पाकिस्तान का हर सियासतदान करप्ट है? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की माशी हालत पहले ही बहुत ज़्यादा पतली है, तो करप्शन की बात सुन के क्या लोग भाग नहीं जाएंगे? देखें, पहली बात तो यह है कि सिर्फ ये इमरान खान साहब का व्यू पॉइंट नहीं है, उनकी कन्विक्शन नहीं है। जो वो समझते हैं कि शरीफ और जरदारी फैमिली सारी पाकिस्तानी पूरी कौम जानती है। अब ये कि उन दोनों फैमिलीज का अपनी पॉलिटिकल पार्टीज पे इतना बड़ा सख्त कंट्रोल है कि somehow the other they managed to come back into power। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग में आप देखें पाकिस्तान की तारीख में ये शरीफ फैमिली और अपना जरदारी फैमिली, ये बड़े बड़े मेगा फेक अकाउंट्स और ये सारे स्कैम, और मैं क्रेडिट देता हूँ चाहे FIA हो चाहे नैब हो कि उन्होंने इतना ये जो भयानक वाइट कॉलर क्राइम है, जिस तरीके से उन्होंने इन तमाम खानदानों को एक्सपोज किया पाकिस्तान के अवाम के सामने। वो ठीक है, वो अपने ट्रायल ब्लॉक करके वो बैठे हुए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मनी ट्रेल और ये तमाम चीज़ें, बैंक अकाउंट्स, कैश पॉइज, कैसे ये पैसा आता था, कैसे ये पैसा जाली अकाउंट्स में जाता था, ये पाकिस्तान की तारीख में पहले हमें नहीं पता था। ये तो अभी पिछले 2 साल में ये इन इदारों ने जो है ये तमाम चीज़ें एक्सपोज किया, और मैं कहता हूँ ये बड़ा मुश्किल है। और ये भी बड़ी हिम्मत वाली बात है कि लोग जो हैं एज विटनेसेस वो सामने आए हैं। अब सिर्फ FIA का जो रेफरेंस है उसमें 100 विटनेसेस जो है वो सामने आए हैं, और इसी तरह नैब का जो रेफरेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का शरीफ फैमिली के खिलाफ, उसमें भी कई दर्जन विटनेसेस हैं, और बल्कि विटनेसेस तो पेश होना शुरू हो गए थे 6 महीने पहले, जबकि ये सारा मामला एहतसाब अदालतों का गड़बड़ हो गया, और वो 7 बिलियन 32 करोड़ का जो है वो रेफरेंस है। तो देखें ये इतनी कोई मामूली बात नहीं है, और बिल्कुल मैं कहता हूँ हाईलाइट करना चाहिए, हम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, करना चाहिए ताकि दुनिया को पता लगे कि पाकिस्तान की ये जो माशी बदहाली है, जो इसमें जब करप्ट अशराफिया जो फिर हुकूमत में आ जाए, और फिर आगे इदारे जो है इदारों में उनके करप्ट लोग बैठे हों जो उनकी करप्शन को अपना कवर अप करें, और फिर उनके जो उन्होंने जो इंग्रेस किया है मीडिया में, अपना जुडिशल सिस्टम में, ये तमाम इसी की वजह है कि आज पाकिस्तान की हालत जो है, हम इकोनॉमिकली यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमें सऊदी अरेबिया, UAE और चाइना से जाके लिटरली भीख मांगनी पड़ती कि यार हम डिफॉल्ट कर जाएंगे तो हमें $2 अरब दे दो, $3 अरब। बड़ी शर्म का मकाम है हमारे लिए, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं बिल्कुल इन 2 खानदानों को जिम्मेदार ठहराता हूँ, और मैं कितने सालों से कह रहा हूँ कि ये 2 खानदान दे हैव टू लीव पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ये पीपल पार्टी PMLN को आगे चलना चाहिए, नई क़यादत आगे लेके आए, और इन अपने आप को दे शुड मूव बियॉन्ड जरदारी एंड द शरीफ। ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर खुदा न खास्ता जिस तरह एतजाब ऐसे साहब कह रहे हैं कि कोई डील होगी तो फला हो गया, गो के मैं मानता नहीं, वो सही नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे कि वो जल मुशर्रफ वाला जिसमें एनआर हुआ था कि यही लोग जिनके पास उस वक्त नैब में हमते सॉलिड एविडेंस था, इनको तो उस वक्त जेलों में जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे केम बैक। आप देखें पिछले 10 साल पाकिस्तान का क्या हशर हुआ है इन्हीं खानदानों ने। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान की सियासत ने समहाउ द अदर, और ये अदलिया ही कर सकती है। देखिए ना, फाइनल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। इदारे तो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, लेकिन फैसले तो अदलिया ने करने हैं। अगर अदलिया जो है वो इस पे अपना धीरे धीरे चलेगी और सीरियसली नहीं लेगी, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो और मुश्किल हालात में जाएगा, और अगर ये लोग बचने में कामयाब हो गए तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन बरगेडी साहब ये भी फरमाइएगा कि इस तमाम सूरत हाल पर जो इंटरव्यू उन्होंने दिया अल जज़ीरा पर, सेनेटर शीरी रहमान साहिबा का भी जो बयान है वो सामने आया। उन्होंने कहा कि 3 साल की जो मुल्क की तबाहकारियाँ हैं और जो मुल्क की माशी हालत ख़राब हो गई है, वो इसका इल्ज़ाम जो है हर सूरत में पिछली हुकूमतों
पर धर देते हैं और पिछली हुकूमतें ही क्या जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी इसमें सवाल उठाया कि क्या सारे के सारे सियासतदान करप्ट हैं, बार बार इस बात को दोहराया जाता है और अब ये बयानिया नहीं चलने वाला और अब अवाम आपसे आपकी कारकर्दगी भी पूछेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को कोई इदराक नहीं है कि किस तरीके से गवर्नमेंट चलानी है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई हुकूमत को कोई इदराक नहीं है या बस ये काउंटर और अनकाउंटर चल रहा है? ये देखिए, पहली बात सेनेटर शहरी रहमान साहब की बात थी कि सारे सियासतदान जो है ना वो करप्ट अशराफिया में शामिल नहीं है, वो उनको आप करप्ट नहीं कह सकते, वो तो ज्यादती हो जाएगी। लेकिन डेफिनेटली मैं जो कह रहा हूँ, ये दो खानदान, इसके बारे में तो अब किसी को कोई शक नहीं है। और जहां तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है जनाब, ये तो बात सही है कि इन्होंने भी बड़े ब्लंडर्स किए हैं, 3-4 तो इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर देखें आई वांट टू टेक यू बैक, जब जनरल मुशर्रफ का दौर खत्म हुआ था तो पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा वाज $34 बिलियन। बल्कि मुझे याद है शौकत अली साहब के वो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनके दौर में $4 अरब का प्रिंसिपल अमाउंट, मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, $4 अरब का प्रिंसिपल अमाउंट वाज रिटर्न्ड टू द मनी लेंडर, ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है। और आप देख लें कि 2008 से 2018 10 साल में ये तकरीबन $34 अरब से हमारा बैरूनी कर्जा ये चला गया किस पे, तकरीबन 90-92 अरब के ऊपर, सिर्फ 10 सालों के अंदर। ये दो गवर्नमेंट्स थी। जाहिर बात है कि दबा के फिर इस मुल्क को लूटा गया, इसके वसाइल को लूटा गया, कमीशन, किकबैक, और विदाउट थिंकिंग कि जी ये पाकिस्तान पे इतना बोझ डाला जा रहा है। ये बात सही है कि उसके बाद अभी पीटीआई की गवर्नमेंट जो है, इन्होंने भी कोई $20 अरब प्लस बैरूनी कर्जा लिया है। लेकिन इनका नैरेटिव ये है कि हम ये जो कर्जा ले रहे हैं, हम जो माजी के जो 90-92 अरब है उसका जो इंटरेस्ट देना होता है, उसके पास हमारे पास पैसा नहीं है, तो लिहाजा ये हम और कर्जा ले रहे हैं उस इंटरेस्ट को रिटर्न करने के लिए, जो कि बहुत ही खौफनाक सिचुएशन है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ब्लंडर्स बड़े किए हैं, उनकी गलतियां बड़ी सामने आई हैं, कई यूटर्न उनके सामने आए हैं। लेकिन बहरहाल एक बात तो है, एज कंपेयर टू द अदर टू फैमिली, कम अज कम इमरान खान जो लीडर है जाती तौर पे खुद ईमानदार है, उसके हमें कोई खबर नहीं है कि उसके खानदान के लोगों ने कोई अरबों करोड़ रुपए बनाए हों। हाँ, वो उनकी बहन के ऊपर सही सर, इमरान खान साहब की नीयत पर कोई भी किसी किस्म का भी शक नहीं किया जा सकता। अदालत ने भी उन्हें स्टेटस दिया है। सर, ये भी थोड़ी सी इंतखाबी दंगल की भी बात करते हैं और ज़िमनी मार्का हुआ, 206 हुआ, खानेवाल आपके सामने है सारी सूरत हाल। 133 में पीपल्स पार्टी के 33,000 वोट रहे और ये तासुर आम हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में दोबारा वापस आ गई है और किसी हद तक ये दुरुस्त भी है। लेकिन खानेवाल के नताइज ने इस तासुर को मुकम्मल तौर पर ज़ायल कर दिया। क्या देख रहे हैं, कहां है खड़ी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, वैसे तो ये बात सही है कि मैं हमेशा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मैंने हमेशा उन लोगों को बहुत पसंद किया और उनकी सियासत को बहुत पसंद किया। वो जेन्युइन किस्म के लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है कि जब से ये जरदारी साहब ने टेक ओवर किया पीपल्स पार्टी, तो ठीक है, वो एक सिंपैथी वेव था, 2008 में वो पावर में आ गए। लेकिन जिस तरह का इन्होंने परफॉर्म किया सिंध में पिछले 13 साल में, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, चंद सीटें शायद ये ले जाए अपना पंजाब के अंदर, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि ये बड़े पैमाने पर इनका रिवाइवल हो, क्योंकि इनकी जो सिंध की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है, और खासकर वो 5 साल जिसमें जरदारी साहब वो द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें जो लोग अब जब वो अच्छा सब चीज़ें याद करते हैं, तो मेरा ख्याल है इतने लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे, ये इतने अपना वो मोटिवेटेड या चार्ज अप नहीं होंगे कि जनाब पीपल पार्टी जो है उनको फिर एक दफ़ा फेडरल लेवल के ऊपर उस तरह लाया जाए, क्योंकि उनको लोगों ने आजमा लिया हुआ है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अपना रिवाइवल थोड़ा हुआ है पंजाब में, अच्छी बात है। देखें ना, इट इज़ गुड, क्योंकि बिलावल ने मेहनत की, ये हम इस बात को मानते हैं, गो के जरदारी साहब बैकग्राउंड में है एज द मास्टरमाइंड, तो ये चीज़। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि 2023 के इलेक्शन में को बहुत बड़ा लेकिन सर ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है सर? 133 में भी नून लीग जीती और 206 में भी नून लीग जीती, और तहरीके इंसाफ के लिए कितना टफ टाइम हो सकता है, कितना लम्हा फिक्रिया हो सकता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितना होमवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि जीत नून लीग रही है। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है?
देखिए जी, आपकी बात सही है। नून लीग जितने बाई इलेक्शन हुए मेजॉरिटी में नून लीग जो है वो खासकर पंजाब में बिल्कुल वो जीती है, और पंजाब उनका पावर बेस है, लाहौर उनका पावर बेस है, सेंट्रल पंजाब उनका पावर बेस है, तो कोई शक वाली बात नहीं है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, लगता यह है कि ये सो गए हैं। इनकी कोई इलेक्शन की हिकमत अमली सामने नहीं आती। इनके कैंडिडेट्स जो हैं वो इनके लगता है कि वो इनके पास वो ए क्लास के कैंडिडेट्स जो हैं जिनको टिकट देना वो नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो खुद कहा था कि इस दफ़ा हमारे से मादी में बड़ी गलतियां हुई हैं, लोगों को जो हमने सेलेक्ट किया था टिकट्स के लिए, तो दिस टाइम वी विल बी मच मोर केयरफुल, ज़्यादा स्क्रूटिनी के साथ हम देंगे लोगों को टिकट। लेकिन आप ये देखें कि मिसाल लाहौर की एग्जांपल ले लें, लाहौर की एग्जांपल लें, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद और जमशेद चीमा, इनसे ये नहीं निकलते क्या अगले 2023 में फिर इन्हीं को देंगे तीसरी बार इलेक्शन लड़ने के लिए? बाई नए चेहरे लेके आए, इंटेलिजेंट लोग, ब्रिलियंट लोग जिनको आपने ग्रूम किया इतने सालों से, उनको लेके आए ताकि वो, और अभी से इनको तैयारी करनी चाहिए जनाब 2023 के लिए, बजाय ये कि 2023 अच्छा सर, छोटा सा पॉइंट लेना चाहूंगा, नए चेहरों की आप बात कर रहे हैं। कल खैबर पख्तूनख्वा का जो है बलदियाती इंतखाब मार्का सजने जा रहा है, क्या मार्का देख रहे हैं, क्या नतीजा आपके सामने है? देखिए, पहली बात तो ये, वहाँ पीटीआई को एक डिफरेंट एडवांटेज है कि उनकी अपनी गवर्नमेंट जो है वहाँ पे है, और वो उनको हो गए तकरीबन 8-9 साल भी उनको हो गए वहाँ पे केपी में, और बाय एंड लार्ज उन्होंने काफ़ी डिलीवर किया है केपी में, क्योंकि इमरान खान का फोकस था पहले 5 साल के केपी के अंदर हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, सिविक फैसिलिटीज़ में, टूरिज्म में, वहाँ पे और फिर ग्रास रूट लेवल पे जाना, सेहत कार्ड, ये तमाम चीज़ें उसमें वो वादे जो है बेहतरी दिखाए, और मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक वो उन्होंने डिलीवर किया है। तो ये एडवांटेज है कि उनकी ये गवर्नमेंट जिस वक्त अच्छी परफॉर्म करी है केपी में, मेरा ख्याल है दे शुड डू वेल। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि वो स्वीप कर जाएंगे। वहां पे भी आप देखेंगे पीएमएल की 1-2 सीटें कहीं ना कहीं निकल आएंगी। पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत शुक्रिया सर आपके तजिए का। मार्का बहुत ज्यादा टफ है और कल ही पता चलेगा खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती मार्का और मैदान जो है वो कौन मारता है। लेकिन जो भी हो वो अवाम के लिए अच्छा हो और अवाम की भलाई और बेहतरी के लिए हो, और जो भी आए वो अवाम की भलाई और बेहतरी के लिए ही काम करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।